तो ड्रैकुला की कहानी का जो दूसरा हिस्सा है ना, वो बस एक डरावनी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक प्लान, एक हताश लेकिन बहुत सोचे समझे शिकार का प्लान। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे डर को ही हथियार बना लिया जाता है जब दांव पर पूरी इंसानियत लगी हो। ये सिर्फ बचने की नहीं बल्कि पलटकर वार करने की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि उस शैतान को कैसे मारा जाए जो पहले ही मर चुका है। सोचिए जरा, यही वो भयानक सवाल है जो कहानी के किरदारों के जहन में घूमता रहता है। इसका जवाब ढूंढना ही उनके लिए जिंदगी और मौत का खेल बन जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका हर टुकड़ा उन्हें उस शैतान के और करीब ले जाता है जिसे वो अभी तक समझ भी नहीं पाए हैं। चलिए इस अंधेरे में और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लूसी वेस्टेरा की किस्मत के उस भयानक सच से, जो जब सामने आता है तो सबके भरोसे की नींव हिला देता है और उन्हें एक ऐसी दुनिया में खींच लाता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वैन हेल्सिंग यहाँ सिर्फ उन्हें बुला नहीं रहे, वो उन्हें मजबूर कर रहे हैं एक ऐसी सच्चाई का सामना करने के लिए जो साइंस और लॉजिक से कोसों दूर है। ये कोई न्योता नहीं, ये एक चैलेंज है, उनके हौसले का, उनके विश्वास का एक ऐसा इम्तिहान जो या तो उन्हें तोड़ देगा या हमेशा के लिए बदल देगा। लूसी की खूबसूरती मौत के बाद घटने के बजाय और भी बढ़ गई थी। ये एक अजीब, बेचैन कर देने वाली खूबसूरती थी और यही इस बात का सबूत था कि कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही गलत हुआ है। ये कोई आम सुंदरता नहीं थी, ये एक मुखौटा था जिसके पीछे एक खौफनाक सच छिपा हुआ था। और फिर वो पल आता है जब सच सामने खड़ा होता है। लूसी के मुंह से निकले ये शब्द किसी इंसान के नहीं हैं, ये उस शैतान की आवाज़ है जिसमें वो तब्दील हो चुकी है। ये उसकी आत्मा की पुकार नहीं बल्कि एक भूखे राक्षस की दावत है जो अपने सबसे प्यारे इंसान को ही अपना शिकार बनाना चाहता है। और बस यहीं आकर ये मिशन और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। ये बदले की कहानी नहीं, ये दया की कहानी है, एक भयानक दया। उन्हें लूसी को नहीं बल्कि उस चीज को खत्म करना है जो लूसी के शरीर में रह रही है, ताकि उसकी आत्मा को हमेशा के लिए आजादी मिल सके। तो अब डर का माहौल थोड़ा पीछे छूटता है और रणनीति का खेल शुरू होता है। वैन हेल्सिंग अब अपने उस पुराने दुश्मन के राज खोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं बल्कि जानकारी है, ज्ञान है। अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक वैम्पायर की कहानी नहीं है, ये तो एक बीमारी की तरह है, एक महामारी। जो भी इसका शिकार होता है वो खुद शिकारी बन जाता है और फिर वो अपनों का ही शिकार करता है। मतलब ये खतरा ये तो कई गुना तेजी से फैलता है जब तक कि सब कुछ खत्म न हो जाए। यहाँ वैन हेल्सिंग एक अनजान खौफ को एक ऐसे दुश्मन में बदल देते हैं जिसे समझा जा सकता है, जिसे हराया जा सकता है। वो ड्रैकुला की सारी ताकतों और उसकी कमजोरियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर शैतान की कोई ना कोई दुखती रग जरूर होती है, बस उसे ढूंढ निकालने की देर है। तो मुद्दे की बात यह है कि एक वैम्पायर को असली मौत देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए कुछ खास और क्रूर तरीके अपनाने पड़ते हैं, ऐसे तरीके जो सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। ज्ञान के इस हथियार के साथ अब एक्शन का समय आ गया है। टीम अब लड़ाई को ड्रैकुला के नए मैदान यानी लंदन की गलियों में ले जाती है। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है और खेल के नियम हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है। वैन हेल्सिंग की स्ट्रैटेजी ये है कि शहर में फैले ड्रैकुला के सारे सुरक्षित ठिकानों को एक एक करके तबाह कर दिया जाए, ताकि वो बेघर हो जाए, कमजोर हो जाए। वो उसे उसी के बिछाए जाल में फंसाना चाहते हैं। और ठीक यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरे खेल को पलट कर रख देता है। ड्रैकुला के हमले के बाद मीना का दिमाग उसके साथ एक तरह से जुड़ जाता है। अब ये कनेक्शन एक हथियार भी है और एक बहुत बड़ी कमजोरी भी। मतलब ये एक दो धारी तलवार है जो किसी भी तरफ चल सकती है। ड्रैकुला के ये शब्द उस भयानक श्राप का सबूत हैं जो उसने मीना को दिया है। अब मीना सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि खुद एक हथियार है, एक ऐसा खतरा जो कभी भी उनके ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और उनके सारे प्लान पर पानी फेर सकता है। जब लंदन में ड्रैकुला के लिए जमीन तंग होने लगती है तो वो भागने पर मजबूर हो जाता है और यहीं से ये शिकार एक खतरनाक इंटरनेशनल रेस में बदल जाता है, जहां एक एक पल कीमती है और एक भी गलती का मतलब है हमेशा के लिए हार।
ये स्लाइड सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि पूरे यूरोप में फैली उस पागलपन भरी दौड़ की कहानी है। शिकारी वक्त के खिलाफ भाग रहे हैं ताकि ड्रैकुला को उसके महल की सुरक्षा में पहुंचने से पहले ही रोक सकें। यहां हर कदम उन्हें या तो जीत के करीब ले जा रहा है या फिर मौत के। और यहीं पर शिकारी ड्रैकुला के सबसे बड़े हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वो मीना के श्राप को एक कंपास बना लेते हैं। उसकी मदद से वो ड्रैकुला के जहाज जरेना कैथरीन का पीछा करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की कोई ना कोई किरण मिल ही जाती है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ दांव पर लगा है। जगह है कैसल ड्रैकुला, जहां दिन ढलते ही अच्छाई और बुराई की आखिरी जंग शुरू होने वाली है। हवा में अजीब सा तनाव है और हर कोई जानता है कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। यहां आकर तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। दो टीमें, दोनों ही वक्त के खिलाफ एक जानलेवा दौड़ में हैं। एक तरफ वो हैं जो एक शैतान को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो दुनिया को बचाना चाहते हैं। सूरज डूब रहा है और उसके साथ ही किसी एक की उम्मीद भी डूब जाएगी। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, ये जोनाथन हारकर के दिल से निकली एक चीख है। ये उसके हताशा और उसके जाती बदले की आग को दिखाती है जो उसे इस लड़ाई में खींच लाई है। उसके लिए यह मिशन अब सिर्फ दुनिया को बचाने का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी और अपने प्यार को वापस पाने का मिशन है। और फिर होता है वो आखिरी निर्णायक हमला। बहुत तेज, बहुत सोचा समझा और इतना बेरहम कि उसने ड्रैकुला की सदियों पुरानी जिंदगी को एक झटके में खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इंसानियत की जीत का ऐलान था। लड़ाई खत्म होती है, ड्रैकुला का शरीर धूल में मिल जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे सदियों की पीड़ा से उसे आखिरकार छुटकारा मिल गया हो। और हम इस कहानी को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ जख्म शायद कभी नहीं भरते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें उस अंधेरे की याद दिलाते हैं जिससे हम गुजर चुके हैं। क्या ऐसी बुराई की यादें कभी सच में मिट सकती हैं?